तो हमारी बात चल रही थी कि महिलाएं जब उस बुजुर्ग माताराम के पास फ़ोटो देने गई तो उनसे पूछा कि क्या आप फ़ोटो जो जिनकी है उनको जानते हो? हाँ, बोले मैं इनको जानती हूँ। अच्छा। ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं। महिला की हालत देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। हो सकता थोड़ा बहुत 2-4-5 क्लास पढ़ी हों, लेकिन वो जानती थी। फिर टीम की महिलाओं ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जयंती का समारोह समाज की टीम मना रही है, आपकी तरफ से कुछ सहयोग मिल सकता है क्या? उनने बहुत खुशी से साड़ी के पल्लू में कुछ रुपए बंधे थे, उन्होंने खोला और पूरे पैसे दे दिए, बोले मेरे पास इतने हैं पूरे। ये एक बहुत अविस्मरणीय घटना रही। अब वो बाबा साहब को समझती थी जी। जब मैं शुरू में बालाघाट गया जी। तो यहाँ पर लड़कियाँ 8वीं 10वीं 4वीं 5वीं 7वीं दूसरी लड़कियाँ अपने समाज की, जी। दूसरे समाज की तो खर पड़ती थी, जी। लेकिन कम मात्रा में। जब मैं बालाघाट गया, हमारे अपने समाज की जो महार समाज कहलाता है, जी। महार मेहरा कोई एक ही है। जी। सर वहाँ घर घर कोई कॉलेज पढ़ी है, कोई एमए पढ़ रही है, कोई बीए कर रही है, कोई बीएससी कर रही है। जी। इतनी खुशी होती थी सुनकर के। जी। एक वंदना वासनिक लड़की थी, वो जी। कॉलेज पढ़ती थी, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। उल्लास वासनिक की बहन थी। जी। तो वहाँ सर मैंने गांव गांव घरों घरों में जाके वहाँ भी बहुत घूमा मैंने। जी। और जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता था तो मुझे लोग बुलाते थे। एक डहरिया और अंबेडकर के ऊपर बोल रहा है, डहरिया और बुद्ध के ऊपर बोल रहा है। जी। तो बड़ी बड़ी सभाओं में मुझे बुलाते थे। जी। वहाँ शादी हो तो अंबेडकर की चर्चा, बुद्ध की चर्चा। जी। वहाँ पर जन्मदिन हो तो अंबेडकर की चर्चा। जी। कोई भी कार्यक्रम होता बिना अंबेडकर की चर्चा से होते नहीं थे, होता ही स्पीच नहीं होते थे वहाँ पर। अच्छा। और बड़ी बड़ी सभाओं में मुझे ले जाते थे तो मैं बोलता था। जी। कुछ लोग तो ये करते थे, कार्यक्रम रखते थे, मेरा नाम पर्चे में छाप देते थे जी। और फिर मेरे से कहते थे कि सर टाइम नहीं था तो हम नहीं आ पाए, लेकिन आज निमंत्रण देने आए, हमने बिना पूछे आपका नाम डाल दिया। मैं कहता था कि कोई बात नहीं, जरूर आऊँगा, और मैं जाता था। तो सर वहाँ पर सभाएं हम लोग लेते थे, शादी हो, विवाह हो, कार्यक्रम हो, हर कोई मुझे बुलाता था। जी। बहुत बड़ा समाज वहाँ पर हमारा है, बालाघाट जिले में। बोनकट्टा, मीरकपुर, उधर बहुत सारे गाँव, अब क्या क्या बताऊँगा वहाँ पर। कई जगह जाता था और अच्छा भी लगता था, मुझे मान सम्मान भी मिलता था। बिल्कुल। जब मैं अंबेडकर साहब के ऊपर बोलता था जी। तो सर मेरे दिमाग में भय नहीं रहता। जी। सबसे बड़ी बात, भय नहीं रहती। जी। वहाँ के स्थानीय लोग तो डरते भी थे। डरते थे। जी। आज भी ये स्थिति है। जी। लेकिन मेरे को कोई भय नहीं रहा, जो बोलना मैं थ्रू आउट बोलता था। बिल्कुल। और उसके लिए सर मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मेरे खिलाफ 5-5 हज़ार के जुलूस भी निकले। अच्छा। 2000, 4000, 5000 तक के जुलूस निकले मेरे खिलाफ। अच्छा। मेरे सामने से। अब वो लंबी घटना बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ हम रुके थे एक मित्र के यहाँ, वहाँ पत्थर चले। अच्छा। अच्छा। हम लोग भी निकले कि भाई आप पत्थर चला रहे हो, सामने आओ। जी। मर्द की औलाद हो तो सामने आओ, पीछे से क्यों चला रहे हो, क्या है, या बात करो हमसे। जी। दूसरे दिन साहब जुलूस निकला कटंगी में। जी। लेकिन हम भी शेर के बच्चे थे। जी। बाबा साहब का बच्चा माने शेर का बच्चा, बाबा साहब का अनुयायी माने शेर का अनुयायी। जी। कभी डर दहशत नहीं रहा सर। मैं और नामदो मेश्राम जी थे। जी। सिर में साफा बांधी, जो मुसलमान टाइप का जो साफा हरा रहता है, वो निकल गए कि मरना जीना है, चलो। बहुत बड़ा घटना है, उसकी घटना बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जी। जी।
तो 2000 का जुलूस तो पहले निकल चुका था, 5000 का जुलूस कटनी में नांदी में निकला था, 2000 का जुलूस पूरा गांव एक तरफ अलग जो उनके सपोर्टर जी थे। जबकि लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, चाहते थे, आज भी चाहते हैं, आज भी वहाँ से फ़ोन आते हैं और हम निडर होकर गए और निडर रहने चाहिए। ये जीवन में मरना खपना तो सब चलते रहे। बिल्कुल। मैं अभी बैठा हूँ, प्रकृति शक्ति मुझे क्या परेशान कर रही है जी और मेरे को मौत से डर है। मारना है तो मार दे प्रकृति शक्ति, मैं मरने की 10 साल बाद न मर के आज मर जाएंगे। जी मरना तो है जी जी 20 साल बाद न मर के आज मर जाएंगे, कोई अमर हो तो थोड़ी आए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ जी कि बेटा मरने से पहले मत, सच्चाई के रास्ते पर। बिल्कुल। गलती हो गई है, क्षमा मांग लेना। क्षमा, विनम्रता, नम्रता ऐसी चीज़ें सब। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को अपराध। अपराधी तो हैं, अब कहीं ना कहीं गलती किए होंगे तो कष्ट हो रही है, परेशानी हो रही है, अब उसकी सज़ा आप जो दे दो। हमने सोच लिया कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो गलती हुई है यदि क्षमा कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो जो दंड देना है दो। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो भी कह लें कि हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना है। कल तक हो सकता हमें मालूम नहीं था तो हम गलत थे, आज मालूम हो गया प्रभु तो हम गलत रास्ते पर छोड़ जी। आपकी मेहरबानी हो तो हमें माफ़ कर देना और नहीं हो तो जो दंड देना चाहोगे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ राजा राम पेरिया साहब, मैं ये दिल की बात बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, खाली बोलने के लिए नहीं। मौत से कभी डर न लगता, न कहता हूँ कि मौत से जिंदा रखना तो रख, नहीं तो मत। जी क्या डरना मौत से? 50 साल जियो, 100 साल जियोगे, बिल्कुल। एक दिन तो वहीं पर खपना है। बिल्कुल। कोई एक्सीडेंट से मरना है, कोई ट्रेन से कट गया, कोई मोटर से एक्सीडेंट हो गया, कोई मोटरसाइकिल से हो गया, जी कोई बीमारी से, कोई टीबी से, कोई कैंसर से। मरना तो है ही। बिल्कुल। 10 साल बाद में मर के आज मरेंगे, उसमें क्या? कब आदमी सो रह जाता समझ में नहीं आता। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, कल क्या हो जाए कोई समझ में नहीं आता। तो लेकिन आप सच्चाई के रास्ते पर रहिए। जब तक आप ज्ञान नहीं था आप चोरी करते थे जी। चोरी भी कर रहे थे तो पेट के लिए कर रहे थे, क्योंकि भूखा आदमी ही तो चोरी करेगा ना। बिल्कुल भूखा आदमी डाका डालेगा, भूखे ही आदमी तो करेगा। जब काम नहीं मिलेगा तो डाका डालेगा। बिल्कुल। आदमी डाका कोई शौक से थोड़ी डालता है। सही। तो आदमी जो कुछ करता है सब अपने जीवन के लिए करता है, अपनी सुविधाओं के लिए करता है, अपने पेट चारे के लिए करता है। और इस संघर्ष में जो बिजी होता है, जो संघर्षशील होता है, वो बिजी होता है। मैं एक बात बोलता हूँ समाज के लोगों को कि संघर्ष से कभी मत डरिए, मौत से कभी मत डरिए। बाबा साहेब अम्बेडकर को समझिए, बुद्ध को समझिए। बुद्ध हमारा पूर्वज है, सम्राट अशोक हमारा पूर्वज है, ये हमारे रिश्तेदार हैं जी। ना चमार का, ना महार का, ना मांग का, ना बिजली का, ना किसी का भेद मत करिए। अपने संबंध भी जहाँ लड़का लड़की चाहे वहाँ करिए। और समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जरूर समझें। जिस दिन तो बाबा साहब अम्बेडकर समझ में आ गया, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको हरा सके। आप मौत से भी नहीं करोगे, जैसा मैं नहीं करता। दिल की आवाज़ बता रहा हूँ। और अब तो ये बाढ़ सेब की दुनिया चल गई है जी। मैं एक बार धीरज पूर्वे जी को नमन करता हूँ। और जैसे भट्ट साहब वगैरह बड़ी मेहनत करते हैं, जागेश्वर जी बड़ी मेहनत करते हैं, आप लोग बड़ी मेहनत करते हो, पूरी छिंदवाड़ा टीम जी। अब तो जहाँ तहाँ के, चाहे बैतूल के हो, सारनी के हो, कई जगह के लोग इतने बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट लेते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। शादी विवाह आप लोग करवाते हो, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। इसी बहाने मैं तो छिंदवाड़ा का जो आपका भवन बना है, इसको संसद भवन कहता हूँ मैं। मेरी नगाहों में वो संसद भवन
आप गए हैं वहाँ पर? नहीं गया हूँ, इससे खाली सुना हूँ। आइए कभी कार्यक्रम में। कभी संयोग रहा जरूर आऊँगा। जी जी मैंने उसको दिया संसद भवन का नाम, मेरा खुद का, कि वो हमारी संसद है और वो हमारा भवन है। वहाँ पर बैठ के आप जैसा दिल्ली की संसद है, जी हमारे डहरिया लोगों की, मेहरा लोगों की, हमारे दूर दराज से लोगों की संसद को छिंदवाड़ा बना और वो आपका भवन है। मैं उस भवन को यहीं से प्रणाम करता हूँ। वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति, अम्बेडकर की मूर्ति, बाबा साहेब की, महात्मा ज्योतिबा राव की, जी जी हमने सभी फोटो लगाए हैं वहाँ पर। जी हाँ सर, बढ़िया। और जो रोड साइड आपके से अभी रोड जाता है पिछले फिर अध्यक्ष जाके खरेटा लगा। दयानंद डेरिया जी, नहीं, उसके पहले शिव नारायण डेरिया। शिव नारायण भैया, दयानंद डेरिया जी को भी नमन करता हूँ, शिव नारायण डेरिया जी को भी करता हूँ। जी जी बाकी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अच्छा जी आपने किया। बहुत अच्छे काम किए आप लोगों की टीम ने, छिंदवाड़ा टीम ने। छिंदवाड़ा टीम ने लोगों को जगह दिया, साथ में छोटा मोटा सहयोग हम लोगों का, दूसरे लोगों का, जबलपुर वालों का, मंडला वालों का, सिवनी वालों का, भोपाल वालों का। ना अशोक आज़ाद जी गलत हैं, ना ब्रजेश भट्ट जी गलत है, ना और दूसरे संगठन चलाने वाले गलत हैं, सभी सभी अच्छे हैं। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ, सबसे विनती करता हूँ कि ये सब लोग चिंतन करें और एक झंडे के नीचे आए। 17 संगठन न चला कर के चला रहे, जब तक चला रहे हो मैं उनको गलत नहीं समझता, लेकिन सब लोग एक होकर के एक झंडे के नीचे कार्य करेंगे तो आपकी ताकत देखेगी, आपकी ताकत देखेगी, ताकत पड़ेगी तो शासन प्रशासन भी आपको स्टार्टिंग करेगा, बात करेगा, आपकी बात मानेगा। कमलनाथ जी आपकी बात क्यों मानते हैं? संगठन के कारण। आपको पार्टी क्या है उससे हमको लेना है, बिल्कुल। लेकिन आज संगठन की वजह से, कमलनाथ जी की वजह से हमारे समाज के लोगों को काफ़ी जी फायदा मिला है और मिलेगा भी। कैसी सलाह बहुत बढ़िया। तो जैसा मैं देख रहा हूँ साथियों, हम चूँकि इस समय जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सर की दुकान है कृषि उत्पाद केंद्र, कृषि सेवा केंद्र, डहरिया कृषि सेवा केंद्र जी, डहरिया कृषि सेवा केंद्र जी, बिल्कुल। ये ऊपर दिखाओ बता सकता, तो इसको दिखा जैसा मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जैसा तो जैसा अच्छा, इसमें चूंकि फ्रंट कैमरा से ले रहे हैं तो थोड़ा शायद अक्षर उल्टे हैं इसमें जी। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रहे हैं जी, एग्रीकल्चर से आप रहे हैं, डिपार्टमेंट से आपने पूरी शासकीय सेवा अपनी पूरी की, तो उसके बाद आप उसी व्यवसाय को आपने आगे बढ़ाया रोजगार के रूप में। कुछ आपकी तरफ से क्या, हमारे जो किसान भाई है समाज के, क्या आपका अनुभव थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे? सर, खेती के मामले में जी मैंने इतनी बारीकी से समझा है जी, मैं नौकरी नहीं किया हूँ एक तरीके से, मैं रिसर्च ही किया हूँ। रिसर्च की है जी जी, लोगों ने पुस्तकों से पढ़ा, मैंने फील्ड में जाके फील्ड में पढ़ा। जाके जी कई बार मैंने अपनी समझ के लिए मैं फील्ड जाता था, जी किसी खेत में पेशाब करने के बहाने रुके, जी, वहाँ के झाड़ पौधे, पेड़ पौधे, फसलें जो लगी रहती थी उनको देखता था, निहारता था। जी तो किसान के घर जाता था, पूछता था क्या डालें, क्या है 15-20 दिन के बाद फिर जाता, फिर वहीं पर जाके फिर पेशाब के बहाने रुकता, फिर देखता क्या परिवर्तन आया, फिर किसान से पूछता कि तुमने क्या क्या किया जी। ऐसे मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। अच्छा अच्छा सर, अब आज की तारीख में मैं ज़्यादा तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। अच्छा अच्छा मैं जो बोल देता हूँ दुकान में भी जी, कि इससे तेरा ठीक होगा और नहीं होगा तो तू पैसा वापसी ले जाएगा, अच्छा, तू इसको डाल भर देना इसमें। यानी फसल में
फसल में। क्या रोग लगा है? क्या आप रोग देख के बता कीड़े- सकते हैं? यस, मैं ऐसा खड़ा हो जाता हूँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा, फसल खाली देख करके मैं यहाँ से खड़ा होऊंगा, मैं बता दूंगा कि वहाँ माहौल लगी है। अच्छा, यहाँ से बता दूंगा, यहाँ से बता दूंगा कि हाँ तुम्हारी फसल में फंगस लगी है, तुम्हारी फसल में मैग्नीशियम की कमी है, तुम्हारी फसल में बोरान की कमी है, पोटास की कमी है, जी जी, फास्फोरस की कमी है। तो क्या सर, कीड़ों की, बीमारी की, पोषक तत्वों की इतनी बारीक स्टडी हो गई है अपने आप में जी 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 जी, कि हम जो सोच करके यहाँ से दे देते हैं वो उससे ठीक होने। वो नहीं है। और मैं साफ बोलता हूँ कि काम ना करे तुम पैसा मेरे से पाओ। अच्छा, इतनी गारंटी कौन दे? जी जी, तो आते हैं। आते हैं। तो जो आज की जो खेती है उस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि किसान जो है? सर, खेती में सबसे बड़ा स्कोप है जी। युवाओं के लिए। जी पुरानी पीढ़ी को समझाना बड़ी टेढ़ी थी, जी लेकिन मैंने अभी अनुभव किया यहाँ पर। जी, हमारे क्षेत्र में ट्राइबल एरिया है, पढ़े लिखे बच्चे मेरी बात को बड़े गौर से सुनते हैं। अच्छा, मैंने धान का उत्पादन सर जी, 1 एकड़ में 44 कुंटल तक दिलवाया। अच्छा जी, 38, 40, 42, 44, 35 तो मामूल। अच्छा, धान का उत्पादन 35 कुंटल 1 पर एकड़ में। और जब 44 कुंटल अधिकतम मैंने दिलवाया उसको, तो जी। किसान खुश हो। खुश हो गए। लेकिन मेरा पूरा चलता सिस्टम है जी, कि आपको 4 डोज डालना है, अच्छा, ना कीड़े लगेंगे ना बीमारी लगेगी। जी। जब कीड़े नहीं लगेंगे तो नुकसान का है, नुकसान का है। बीमारी नहीं लगेगी तो नुकसान का है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप कीड़े की रास्ता देखो, जब कीड़ा लग जाए तब डालो, जी, तब तक तो नुकसान हो नुकसान गया। हो चुका। बीमारी के रास्ता देखो, बीमारी लग जाए फिर डालो तो नुकसान तो हो चुका। जी, तो खेती में चाहे फल हो, पौधे हो, कोई भी फसल, जी, मेरे को इतना ज्ञान हो गया सर कि अब मैं अपने मुंह से बताना अच्छी बात है। कभी भी किसी भी लोगों को कोई समस्या हो, वो मेरे को फोटो डाल दें। अच्छा, 2-3 मतलब किस्म की फसलों की फोटो अलग अलग एंगल से खींच के हाँ, 3-4 तो आप फोटो उसको डाल बता दें। सकते हैं कि हाँ, और मेरे से फ़ोन से बात कर ले, मैं यहीं से इलाज कर दूंगा। अच्छा, चलिए, ये एक बहुत बढ़िया आपकी सेवाएं। यदि साथियों, जो भी हमारे किसान भाई हैं, यदि उन्हें फसल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या कोई फसल में कुछ रोग लगा है, उत्पादन प्रभावित हो रहा है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप फसल की फ़ोटो खींचिए 2-3 एंगल से और सर को भेजिए, व्हाट्सएप में भेजिए, जानकारी इनसे लीजिए। इनके अनुभव का, इनके ज्ञान का आप लाभ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखते हैं लोग लेते हैं कि नहीं, लेकिन आपका मतलब हमारे समक्ष, हमारे समाज में ऐसे आपके जैसे लोग मौजूद हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि इतना ज्ञान जी जी जी, और हमारे लोग उठा पाए यदि आपकी अब अनुभव उनका का लाभ। काम है उठाना, चाहे उठा लें। हाँ, यदि बिल्कुल जो मेरा भरा है ज्ञान मैं दे दूंगा, जी जी जितना बांटूंगा उतना ही मुझे मिलेगा, नहीं तो वो तो मेरे साथ चला जी जाएगा। जी जी। तो आपका जैसे ये क्षेत्र है, ये शायद धान के लिए धान फेमस के है। लिए फेमस है। धान गेहूं कम होता है, जी। गेहूं भी काफी होता है मतलब, लेकिन अच्छा। धान और गेहूं, धान अधिकतर। देहातों में मक्का, वो अच्छा। बाड़ियों में। सब्जी वगैरह सब्जी भाजी अभी अभी लग रहा है, अब लग रहा है। काफी कुछ लग रही सब्जी भाजी भी यहाँ पर, अच्छा, जी। लेकिन अभी कम है। कम है। छिंदवाड़ा बात अलग होगी, सब्जी हमारा भाजी छिंदवाड़ा तो सब्जी में बहुत आगे है, बहुत आगे है, वो तो बहुत दूर तक बहुत जाता है। आगे। और वहाँ का जो सब्जी जो है दूर दूर तक सप्लाई होता है। यदि वहाँ का किसान के पास। शुरू में सर मैंने सब्जी भाजी, हमारा धंधा था सब्जी भाजी। अच्छा, जी जी। हमारा माँ बाप मजदूरी रहे, फिर माँ ने सब्जी का काम शुरू किया, अच्छा अच्छा और मैं सब्जी का भी बहुत बड़ा अच्छा, व्यापार मुझे मालूम है। जी 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 आपको ईमानदारी बता रहा हूँ सर, जी, जब लोग 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये नहीं कमा पाते थे, जी मैं और मेरा भाई, मैं अपने भाई को नमन करता हूँ, जी, हम लोग ट्रकों से माल खरीदते थे। अच्छा, ट्रक आया, उनका 40 डाक, कभी 80 डाक, 60 डाक,
सौदा हो गया। सौदा हो गया कितने में? उनका भैया 40 रुपये, 42 रुपये, 38 रुपये। जी। सर मैं 98 और 54 डाक में काम कर रहा अच्छा अच्छा। मैं और मेरा भाई जी सुबह जाते। जी उनका 80 डाक है, हो गई। 4 आने भी बचाया तो कितने बचे? जी 20 रुपये। जी। 8 आने बचाया तो कितने बचे? 40 रुपये। बैठो ना। तो कहा जा सकता है कि आपको व्यापार का भी शुरू से अनुभव रहा है। व्यापार का शुरू से अनुभव रहा सर। हम बाजार बाजार घूमे हैं, जी टमाटर बेचना, प्याज बेचना, हमने इतना काम किया सर। मैंने खुद नहीं, जी ना मेरे से गल्ला का काम बचा, ना मजदूरी बची, ना ढोर चराने से बचा। पानी की सिंचाई हमने की, बाग बगीचे में पानी हमने दिया। जी कोई ऐसा काम नहीं बचा कि जो मैंने किया। हमने हल चलाया, बखर चलाया, निंदाई की, गुड़ाई की, धान गेहूं का ढोना, आरे चलाना, लकड़ी के लिए संघर्ष मैंने ईंट मतलब गारे का- लगातार जारी रहा। ईंट गारे का काम किया, खेती मकान बनता थे वहाँ का काम किया। अच्छा। ये टाप जो बनती थी लकड़ी की, कपड़ा उनमें काम कई सब काम से कभी नहीं लगा। बड़ा मेहनती था मैं, जी और मेहनती तो आज भी हूँ। आज भी। अब आगे की पता नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी लोग सोचते हैं कि यार चलो जिंदगी में बहुत काम कर लिए, अब फ्री। लेकिन आप आज भी घर में बैठने की इच्छा नहीं। घर में बैठे रहता तो मैं कब का मर जाता। मैंने अच्छा नहीं लगता। अच्छा। ये दुकान खुलने से और ये मेरा बुद्धि भी रक्षा है, आपको बता। जी 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 यहाँ से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब तो मैं बुद्धि वर्ग से प्रार्थना करता हूँ कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं बड़ी सफलता से काम कर रहा हूँ। और प्रभु जब आपकी मर्जी हो हमें ले जा लेना, हमें कुछ नहीं करना। बड़ा सुखमय जीवन कटा दिया, आनंद में, और अभी भी कट रहा है। आगे कैसा कटेगा मैं नहीं जानता। और ये सब पूरा प्रभाव है बुद्ध का। जी ये देख रहे सर, जी ये लाफिंग बुद्ध। लाफिंग बुद्धा जी। इन्होंने, बुद्ध ने हमारे जीवन को बदल दिया। जी 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 बिल्कुल। बुद्ध ने लाफिंग बुद्धा ने जी 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 ये हमारा जीवन बदल दिया। अम्बेडकर साहब ने, कबीर ने, रैदास ने मेरा जीवन बदल दिया। और इनकी ताकत से मुझे इतनी ताकत मिलती है अपने आप को। तो बताना कि मौत से कभी डरने। जब ये नहीं रहे इस दुनिया से चले गए तो हम कहाँ रहे? जी बिल्कुल। लेकिन उनका ज्ञान मौजूद है। उनका ज्ञान हमारे आजा रहे होंगे, पर आजा रहे होंगे, जी बचे क्या आजा? हमारे आजा आजी नाना नानी रहे, जी बचे क्या आज? नहीं। हमारे माँ बाप मर गए, हमको भी मरना, भाई मर गए, भाभी मर गई, आपके भी नाते रिश्तेदार बड़े होंगे। जी जी एक ना एक दिन सबको जानना है। बिल्कुल। कोई 5 साल बाद जाएगा, कोई 10 साल बाद जाएगा, कोई 2 साल बाद जाएगा, कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है। कभी बच्चा पैदा होते से मर जाता जी है, 10 साल बाद मरता है, कोई 2 साल में मर जाता है, कोई 100 साल जीता है। जी तो ये तो है कि मौत से कभी डरो मत। जी। जैसे हम अब बात करें कि बाबा साहब के बाद कांसीराम जी ने समाज शासन करने वाली बने और उन्होंने बना के भी दिखाया। देश का सबसे बड़ा राज्य उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था। अब तो डिवाइड होके एक राज्य और बन गया है, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें, अमेरिका से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश,
यानी मान्यवर कांसीराम ने समाज को एक अमेरिका से बड़ा राज्य में शासन करने वाली जमात बना दिया। लेकिन उनके बाद फिर ऐसा कोई नेता आ नहीं पाया जिसने समाज को फिर से जब तक कांसीराम साहब रहे जी उन्होंने सबको साथ में लेकर चला जी। मैं तो बहन मायावती जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जी। वो हमारी बहन के समान है और बहन है। बहन से कुछ गलतियाँ हुई होंगी इसलिए समाज उनसे करते गए। क्योंकि यहाँ पर दोस्त और दुश्मन की पहचान ना हो जी। हमारी लड़ाई है मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से। और बहन जी उस मनुवाद में भले ही वो मनुवादी नहीं है, मैं आज भी कहूँगा जी बहन दिल की साफ है जी। बहन मायावती के चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूँ जी। उन्हें उत्तर प्रदेश में चाहे वो अंबेडकर पार्क हो, रमाबाई पार्क हो, अंबेडकर भवन हो, परिवर्तन चौक हो, इतने सारे स्टेचू उन्होंने बनाए, इतनी बड़ी इमारत बनाई जैसे सम्राट अशोक ने बनाया था। हजारों साल तक उस चीज़ को नहीं भूल सकते, नहीं भूला जा सकता। जिनको दूसरे लोग पत्थर की मूर्ति कहते हैं जी जी। वो हमारा इतिहास है। बहन जी को तो नमन का। आज वही अंबेडकर पार्क और ये सब चीज़ें कांसीराम साहब के निर्देशन में होता था। अच्छा जी। लेकिन यहाँ पर बहुजन से जब आप सरजन में आए यहाँ से सब तुम्हारा गलत हो गया, पूरा गलत है। पूरा गलत हो मैं तो कहता हूँ कि बहन जी को आज भी सद्बुद्धि आए जी। वो सीधे सर्जन में छोड़ करके बहुजन में सर्जन में आ गए तो फिर तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं बहुजन में है तब तो संघर्ष करोगे। बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहन जी कहती सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। कहने भर से कुछ नहीं होता। सर्जन हिताय की सोचोगे तो लड़ाई खत्म हो गई आपकी। बिल्कुल लड़ाई खत्म हो गई। और बहन जी यहीं पर मेरे ख्याल से यहीं पर कहीं ना कहीं उनकी वो चिंतन है। मैं उनको ज़्यादा सलाह नहीं दे सकता, उनको सलाह देने लायक मेरी योग्यता नहीं है। सिर्फ नमन कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ कि आप इसको चिंतन करें। समाज क्यों कट रहा है, जो युवा लोग काफ़ी जैसे क्या नाम है उसका अभी एकदम से नाम नहीं याद नहीं आ रहा, जो उपाध्यक्ष था हमारा नाम अभी आ जाएगा, वो 6 साल से निष्कासित है। अच्छा। और आज भी DSP का नाम रहता है, बहन जी का काम कर, लेकिन पार्टी से निष्कासित और बहन जी उसको फांसी लगाते। अरे उपाध्यक्ष का अभी एकदम से नाम नहीं आ रहा था। मैं चाहता हूँ कि ऐसे युवाओं को जोड़े। अभी बहन जी ने आकाश आनंद को जोड़ा जी और उसको कोऑर्डिनेटर बनाया। लेकिन चुनाव के बीच में क्या उसने ऐसी गलती कर दी जो आपने निकाला, और चुनाव के बाद फिर वो ठीक भी हो गया। पहले अपरिपक्वता और अपरिपक्व हो गया। तो बहन जी उसका भी जीवन है आसान होता है, उसकी भी जीवन है, उसकी भी राजनीति है, उसको भी कुछ करना है। महीना भर में कैसे परिपक्व हो निकाले थे तो कुछ। तो क्या एक ये कहा जा सकता है कि बहन जी ने अपने रहते हुए या अपने कार्यकाल में एक ऐसा नेतृत्व पैदा नहीं कर पाया जो उनकी विरासत को संभाले? नहीं, बहन जी ने तो नेतृत्व बनाया जी, लेकिन कई कुछ कारणों से लोगों को निकाला या निकलवा दिया। नहीं, राजनीति में ये तो होता है निकलवा दिया कि राजनीति में जब तक व्यक्ति है सर्वोपरि, वो चाहता है कि कोई और मेरी टक्कर का खड़ा ना हो सके। क्या यही गलती हुई? नहीं, बहन जी से तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगा जी। बहन जी ऐसा नहीं करेंगे। उनसे गलती हुई होगी अनजाने में, जानबूझ करके तो नहीं कर सकते। अनजाने में गलती हुई होगी, जानबूझ करके नहीं हो सकती, क्योंकि वो मानवतावादी सोचती है। एक लड़की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े देश में बड़े राज्य, बिल्कुल 4 बार मुख्यमंत्री बनना,
जहाँ लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया है और क्या तूफानी स्पीच देती है। बिल्कुल। तो IAS की तैयारी कर हम सब जानते हैं बिल्कुल। उनका जीवन है और उन्हें कहाँ से कहाँ लाके और उनको नौकर न बना कर के राजा राजा बनाया है। राजा माना है, वहाँ का मुख्यमंत्री बना है। जी जी। लोकतंत्र व्यवस्था अब समाज, लेकिन अपना समाज भी राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, पहले नहीं लेता था। पहले ऐसा दाल रोटी के चक्कर में लगा है। जी जी। राजनीति पहले- में बड़े लोगों को काम है, हमारा काम नहीं है। पहले खाने पीने का तो इंतजाम हो जाए घर के लिए, उसी में उलझा हुआ है। आज भी उलझा है। आज भी उलझा है। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं खाने पीने के लिए। लेकिन सही बात। गिद्ध की गणना जिस दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा, बड़ी संख्या, गिद्ध की संख्या बढ़ने लगी। तो वर्तमान में बात होती है ब्राह्मणवाद की। पहले होती थी, आज भी होती है। अब एक नया कॉन्सेप्ट कह लें कि अब बात होती है अम्बेडकरवाद। क्या है, आप इसे किस रूप में देते हैं? सर अम्बेडकर बात खाली भारत के लिए नहीं, जी, अम्बेडकर बात पूरी दुनिया के लिए लाजमी है। पूरे विश्व के लिए। पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में अब अम्बेडकर साहब को लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। बुद्ध को समझ रहे हैं। चाहे वो चीन हो, जर्मनी हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, जी फ्रांस हो, छोटे बड़े राज्य जहाँ एजुकेशन गया और बुद्ध और अम्बेडकर पहुँचे, लोग इनके गुणगान गाते गुणगान गाने लगे, और इनकी शिक्षाओं से अपने देश की उन्नति कर रहे हैं। उन्नति कर रहे हैं। जी, अमेरिका में जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जी। और भी दूसरी जगह पर, वहाँ पर उनकी स्टेचू लगी। इनके स्टेचू लगे, बिल्कुल भारत के आदमी की स्टेचू अमेरिका में लगी। बिल्कुल। दुनिया के कई राष्ट्रों में अम्बेडकर ज्ञान का साहब की सम्मान। तो बाबा जैसा साहब- ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद ये है कि सिर्फ एक वर्ग ही सर्वोच्च बना रहे, शासन करता रहे समाज पर, उसका ही विकास होते रहे। लड़ाई उसी की है। और अम्बेडकरवाद यानी पूरे समाज का विकास हो, संसाधनों पे किसी एक वर्ग का कब्जा ना किसी हो, एक का कब्जा ना हो, सबका सबका अधिकार हो, बराबर का अधिकार हो, चाहे शासन हो, चाहे संसाधन हो, चाहे शिक्षा हो, न्याय हो, अभिव्यक्ति हो, 700 है ना। हर प्रकार से। जी अम्बेडकर बात का मतलब ये समानता, समानता, न्याय, न्याय। भाईचारा, सब हिल मिल के रहो। जी कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं। ये कबीर चाहते थे, ये रहदास चाहते थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, जी न कोई छोटा न बड़ा हो, न कोई भूखा हो, न प्यास हो, सब जी, बराबर रहे। सब बराबर। यही बुद्ध चाहते थे। बिल्कुल इतनी अच्छी विचारधारा है, 200 रुपये में इसकी चर्चा होनी चाहिए। होनी चाहिए। अब चर्चा कौन करेगा? जी चर्चा जिनको तकलीफ है वो नहीं करेंगे, वो नहीं करें। जिनको तकलीफ नहीं है वो करेंगे। हमारे लोगों को तकलीफ नहीं है, तो हम लोगों को चर्चा करना चाहिए कि समाज ऐसा हो। चलिए, इसी में अभी जैसे बात निकली, कबीर साहब की बात निकली, रहदास साहब की बात निकली, इनका जो दर्शन रहा है वो लगभग नास्तिक दर्शन रहा है। यस, और नास्तिक दर्शन की यदि हम बात करें, वैदिक दर्शन के बाद सीधा नास्तिक दर्शन आ चुका था। नास्तिक चार्वाक दर्शन। हाँ, नास्तिक दर्शन वैदिक दर्शन से पहले। जिसके 500 रुपये अच्छा चारवाक जी जो हैं, जी, चारवाक जी जो हैं, पहले जमा थी मेरी। चार्वाक दर्शन के बाद जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आया, ये भी नास्तिक दर्शन की श्रेणी में। तो भारत में जब दर्शन की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है कि विश्व में जब दर्शन की शुरुआत हुई तो दर्शन सबसे पहले भारत में जन्मा। Yes.
और 6वीं शताब्दी जो रही है, पूरे विश्व में दर्शन की लगभग बाढ़ आ चुकी थी। हर कोई अपना दर्शन, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, तब तक पूरे विश्व में कई लोगों ने अपने दर्शन का कॉन्सेप्ट दिया। उसी समय के चारवाक। जी, तो आज की हम यदि बात करें, भारत की बात करें कि नास्तिक दर्शन भारत में पहले ही आ चुका था, वैदिक काल से ही आ चुका था। आज की बात करें वर्तमान की, कबीर साहब नास्तिक दर्शन, जमा कहलाया, ओशो 800 में ले गया था। ओशो का दर्शन भी नास्तिक दर्शन है। तो क्या सर नास्तिक और आस्तिक में क्या है? लेकिन- लोगों को समझ की फेर है। जी जो नहीं है जी, तो नहीं है, नहीं है, जो है तो है। है अब नहीं है और आप उसे कहो कि है, वो तो गलत है ना। जैसे मैंने कहा कि इसने 84,000 बौद्ध विहार सम्राट वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति को कपड़ा पहना करके आप देवी देवता बना दिया गया है। काली माई की कह सकते हो, किसी देवी की कह सकते हो, ये तो गलत है ना। गलत वो उसको साफ दिखाइए ना। जी मैं कई जगह मैं भी गया हूँ, जी अब इधर आस-पास वहाँ देख रहे हैं तथागत बुद्ध की मूर्ति है जो स्पष्ट दिख रही है जी, और किसी अन्य देवी देवता के रूप में पूजवा रहे हैं, पूज कर रहे हैं। पूज भी रहे हैं जी जी लेकिन पूजवा दूसरे नाम से रहे हैं। तो उनको बुद्ध से जी, तो मैं वही उसी सब्जेक्ट में आप आ रहा था कि इंसान अंधविश्वास के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित कैसे हो जाता है। 200 रुपये बता, इसमें ज़्यादा ज्ञान की जरूरत तो नहीं है। क्या ज्ञान की जरूरत नहीं होती, जैसा कहा वैसा कर लो, वैसा कर लो। जैसा कहा वैसा दान दक्षिणा दे दो, जी जी, जैसा कहा वो तो गोबर को पुजवा लेते हैं। कुछ वाले जो सही ये ये तो क्या गोबर उठा के आप पुजवाओगे क्या? 400 तो गोबर को भी पुजवा लेते हैं। है ना। तो आस्तिक के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, नास्तिक के लिए ज्ञान की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञानी थे, 4 बार ज्ञानी थे, कबीर ज्ञानी थे। बताया 400 झीनी रे झीनी चदरिया, वो तो दे दिए। कबीरदास जी उस समय समझ गए। उस समय समझ गए। ये सब बुद्ध, ये बौद्ध भिक्षु से कम नहीं है, ये बौद्ध भिक्षु हैं। जी बताया चाहे कबीरदास जी हो, रैदास जी हो, उनका सबका बुद्ध ही का कंसेप्ट है। जो बात बुद्ध ने कही है वो परिपाटी चली आई है चलिए आए। और चलती रहेगी। वो विचारधारा कभी मर नहीं सकती, क्या किसी न किसी रूप में जिंदा रहती है। अब तो कोई माइका लाल नहीं रोक सकता बुद्ध और अम्बेडकर की विचारधारा को, कोई नहीं रोक कबीर की, रैदास की विचारधारा को, ज्योतिबा राव फुले की, सावित्री की विचारधारा को, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी की विचारधारा को कोई माइका लाल रोक ही नहीं सकता। जी कैसे रोके? अब इतने बड़ा समाज, पहले एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, अब लाखों हमारे बच्चे, करोड़ों बच्चे पढ़ाई तो रहे ना। जी कोई दूसरी, कोई 8वीं, कोई 10वीं, कोई 12वीं, कोई कॉलेज, कोई तो। जी अब इनको कैसे आप अंगूठा छाप बनाओगे? अब इसको कैसे सुनने से आप हमें रोक दोगे? अब हम इसको सुन करके भी सीख जाएंगे। जी जी, आज गरीब से गरीब व्यक्ति है तो मोबाइल है, घर की बोलचाल की भाषा को कैसे रोकोगे आप? जी जी, अब इसी चीज़ को हम यहाँ सुनेंगे। कोई पंजाबी का गाना है तो धीरे धीरे उसका मतलब समझ जाएंगे, उड़िया का आएगा तो धीरे धीरे उसका मतलब समझ जाएंगे। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, अम्बेडकरवाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया को ताकत देगा। जिस दिन अम्बेडकरवाद माने बुद्धिज़्म, जिस दिन अम्बेडकरवाद को लोग समझ गए उस दिन दुनिया का कल्याण होगा। ना कोई युद्ध होगा, ना कोई जेलें होंगी, बिल्कुल ना कोई अपराधी होगा, सब सुख शांति से होंगे। और यही तो चाहते हैं बुद्ध, यही चाहते हैं महावीर, यही चाहते हैं अशोक। अशोक को क्या जरूरत थी कि राजपाट छोड़ दे? जी, उनका जीवन पूरा संत का जीवन है। पहले उन्होंने जब मालूम नहीं था तो राजपाट के लिए उन्होंने लड़ाई की। अशोक की बात हुई, जैसे अशोक की बात निकली अभी तो भारत से बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण ये भी माना जाता है कि अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपना लिया।
ये ऐसा आरोप लगाने वाले गलत हैं। अशोक ने अहिंसा का रास्ता इसलिए नहीं अपनाया कि हमारे देश को गुलाम बनाना, सुख शांति के लिए उन्होंने बनाया। नहीं, मैं देश की मैं बात अभी करूँगा, मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म भारत में दुनिया का महान धर्म है, जहाँ पर न कोई काट होती, न मार होती, न किसी के साथ भेदभाव होता, न पानी पीने के लिए गिलास धोना नहीं, पड़ता। जैसे मैं बताना चाह रहा था, भारत का विदेशियों का गुलाम होना, इसका प्रमुख कारण ये माना गया, बाबा साहब के साहित्य में भी मिलता है, और अटल बिहारी वाजपेयी की एक स्पीच, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया। क्या कि इस देश में जो वर्ण व्यवस्था आई, उस वर्ण व्यवस्था ने एक छोटे से वर्ग को शस्त्र रखने का अधिकार दिया, बाकी पूरे वर्ग से शस्त्र रखने का अधिकार छीन लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत हजारों सालों तक, हजारों साल यानी आप लगभग 11वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी में देश आज़ाद हुआ है। इतनी बड़ा लंबा पीरियड देश विदेशियों का गुलाम रहा है। तो इसका प्रमुख कारण ये रहा कि वर्ण व्यवस्था ने सिर्फ एक वर्ग को, यानी क्षत्रियों को ही लड़ने का, शासन करने का और हथियार रखने का अधिकार दिया। और यही मुख्य कारण आया कि भारत देश में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, क्योंकि अशोक ने हथियार छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं। क्या कहेंगे आप? वर्ण व्यवस्था उसका कारण है, वर्ण व्यवस्था कारण जी। बौद्ध धर्म कारण नहीं है। और एक बात बता दूं आपको, पूरा भारत कभी गुलाम नहीं हुआ जी। कोई भी राजा आया क्या पूरे देश में राज किया क्या? किसी क्षेत्र में किया जी। अब कहाँ दिल्ली है, कहाँ आपको तमिलनाडु है, कहाँ केरल है, कहाँ कर्नाटक, क्या वहाँ सब पर जगह अलग अलग है जी। कुछ क्षेत्र में राज किया, कुछ क्षेत्र में राज। तो वहाँ राज किया तो क्या पूरे देश के गुलाम होगा? हमारे राजा महाराजा तो राज करते ही रहे, तो पूरा देश गुलाम नहीं हुआ, ना कभी हुआ। कुछ क्षेत्र पे लोगों ने किए होंगे, लड़ाई झगड़ा किए होंगे, अत्याचार किए होंगे, जो भी किए नहीं, होंगे। मेरा मूल जो लेकिन बौद्ध धर्म गुलामी का कारण है, ऐसा नहीं कहा। नहीं, मेरा मूल प्रश्न ये था, क्या अशोक का अहिंसा का मार्ग अपना लेना ये सबसे बड़ी गलती रही? नहीं, कदापि नहीं। अशोक के, क्योंकि साहित्य में कुछ जगह ये मिलता है। अशोक के वंशजों को, जी। उनके खानदान के बृहदत्त को किसने मारा? मनुवादियों ने मारा जी। षड्यंत्र से मारा। नहीं तो उसका भी प्रमुख कारण ये रहा कि हथियार छोड़ दिया गया। हथियार छोड़ दिया गया नहीं जी। आपने विश्वासघात किया। जी। सेना की परेड चल रही है और आप दूसरी आप जिसकी जिम्मेदारी दी गई है आप खुद ही हत्या कर दो। जी। जी। माने आपने तो धोखा किया, जी। धोखा से आपने मारा, तो युद्ध में मारा वो क्या? जैसे हिंदू घाटी सभ्यता की बात करता हूँ मैं, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से, जब हिंदू घाटी सभ्यताओं में जो अवशेष, सिंधु घाटी जी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यताओं से जो अवशेष मिले, जो कुछ नर कंकाल भी मिले, नर कंकालों का जब उसमें परीक्षण किया गया तो किसी धारदार हथियार से उनके सिर में अलग जगहों पे वार के निशान थे। वहाँ से परिणाम ये निकाला गया कि जो हिंदू घाटी सभ्यता में जो लोग थे, सिंधु घाटी में बार बार हिंदू घाटी में आ जा रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे मूल निवासी, वो बहुत शांतिप्रिय लोग थे, उनके पास हथियार नहीं थे। लेकिन जब आर्य आए, आर्यों के पास हथियार थे, इसलिए आर्यों ने उन पर आक्रमण करके उन पर कब्जा कर दिया। ये एक अनुमान की बात है, क्योंकि हजारों वर्ष तो सदियों सर मैं आपको पहले बताऊं,
वहाँ भी हथियार प्रमुख आ रहा है। की सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है मेहरगढ़ की सभ्यता। मेहरगढ़ सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी सभ्यता, हमारी सभ्यता है। मूल मेहरगढ़ निवासियों की सभ्यता भी ये मेहरों की सभ्यता है, हमारी सभ्यता है। जी जी। मेहरगढ़ माने राजस्थान आता है। राजस्थान, चाहे वो अजमेर हो, जी आसपास का जो एरिया हो, जी मेर हो, मेरवाड़ हो, मेरवाड़ा हो, जी उसको मेहराबाड़ा ना कह के मेरवाड़, मेहराबाड़, मेहरा तो ये शब्द का हेर फेर जी होते जाता है। वो सब मेहरा लोगों ने ही, यानी मौर्य लोगों ने ही, सम्राट अशोक के वंशज ने ही, बुद्ध के वंशज ने ही मेहरगढ़ की सभ्यता का निर्माण किया। जी सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में मेहरा लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। जी। मेरी इच्छा है कि कभी मैं वो मेहरगढ़ जा कर के देखूं। अच्छा। अब जा पाता हूँ कि नहीं जी जा पाता। तो सर मेहरगढ़ की सभ्यता के लिए मैं मिला था एक बार उनसे। जी। एक बार इंदौर गया था मैं अपनी बच्ची का पीएससी में एडमिशन कराने के लिए, तो लौट रहा था, वो नाम नहीं आ रहा, जो पेपर निकालते थे जी। वही परासिया के पास, क्या नाम उनका, वो शायद एक्सपायर हो गया वो। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, एक समझ गया, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मैं भी उनके घर में गया, जी जी। मैं उनको चरणों को प्रणाम करता हूँ, पति पत्नी थे वो। उन्होंने भी सर इतना साहित्य जुटा के रखा था और मेरे को एक पुस्तक दी थी और कहा था, जब हमारी चर्चा हुई, गहरिया जी मैं आपसे चर्चा होकर खुश हुआ, जी। बोले आप इसमें जो भी आप ऐड करना चाहते हो, जो आप समझ चाहते हो, बोले इसको आप कर सकते हो। तो पुस्तक मेरे पास आज भी रहती है, मेहरगढ़ की पुस्तक, और काफ़ी बारीकी से उसमें विश्लेषण किया और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बल्कि अब मेरी खुद की सर 32-34 पुस्तकें हैं, जी जी जी। लेकिन मैंने पब्लिश नहीं करा पाया। अच्छा। सोचा था कि रिटायर होने के बाद मैं इनको बढ़िया करूँगा जी जी जी। और एक एक करके धीरे धीरे निकालूंगा, लेकिन नौकरी से छूटा और यहाँ पर साल भर के बाद कोरोना ख़त्म हो गया, यहाँ लग गया, यहाँ आ गए। तो मेरी भी एक तरीके की तो पांडुलिपि पूरी कंप्लीट तो है, अच्छा। लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से उसे एक बार स्टडी करना पड़ेगा। जी जी जी। लेकिन अब मैं उसे कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, मैंने 32-34 पुस्तकें मेरे को लिखी है। नहीं तो उसको आज के ज़माने में उसको करना बहुत आसान है, आप प्रयास करिए उसको। नहीं तो मेरे पास टाइम था, जी यहाँ धंधे में लग गया पैसा, जी। धंधे में टाइम नहीं नहीं, दिया तो यहाँ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आजकल डिजिटल पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित कर सकते हैं आप, वो तो ठीक उसमें है ना। आपको कोई पैसा नहीं लगता। उसके लिए पैसे की तो छोड़ो, हाँ, उसके लिए समय चाहिए, समय चाहिए आपको। तो मेरे पास समय कहाँ है? हाँ उसको पढ़ना पड़ेगा, पूरा संपादन करना पड़ेगा जी नए जी सिरे से, बिल्कुल। कहाँ उसको गलती आप है, क्या है। डिजिटल रूप में कन्वर्ट करवाइए। नहीं हो और सकता, जी, मैं आज बता रहा हूँ नहीं हो सकता, क्योंकि अब टाइम ही कहाँ। टाइम नहीं जो कुछ था तो लिखने पढ़ने नौकरी में समय गया। हाँ, दुकान नहीं रहती तो मैं तो उसमें जरूर अब तक समय काफ़ी मिलता कम। है। यदि उधर ध्यान दूंगा तो यहाँ फेल हो जाऊंगा। जी जी जी, रोजी रोटी की जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। पेंशन मिलती है, जी लेकिन बच्चे के लिए तो मुझे सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ ध्यान दिया तो यहाँ फेल हो जाऊंगा, और यहाँ ध्यान दिया तो वहाँ फेल हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं फेल होगा तो दोनों के पास होना है। रोजी रोटी जीवन चलाने के लिए भी जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कभी संयोग रहा और मूड बना तो उस तरफ प्रयास ध्यान किया दिया जाएगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल लग रहा है सर, क्योंकि जीवन चक्र जो हमको बता रहा है, पता नहीं जीवन कब तक का है, कौन जानता है। चलिए, अपनी बहुत सारी चर्चाएं हुई और मैं पहली बार ऐसा करूंगा कि अभी तक जिनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया हूं मैंने, वो एक ही एपिसोड में उसको मैंने YouTube पर अपलोड किया हूं, लेकिन आपका 2 एपिसोड में अपलोड होगा ये। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपको। जैसा आपको साथियों, चूँकि हम यहाँ पर मेन रोड पे सर की दुकान है और मेन रोड पर ही
दुकान में रहते हुए ये हमने रिकॉर्ड किया है, इसलिए बाहर मोटर गाड़ियों का शोर थोड़ा आएगा ज़रूर इसमें। फिर भी हमने प्रयास किया कि सर के अनुभव का, ज्ञान का लाभ हम लोग ले सकें। इसके लिए आपका धन्यवाद। और अंत में समाज के लिए आपका जो भी संदेश आप देना चाहें। समाज के लिए एक ही संदेश है सर, जी जितने सारे संगठन हैं सभी संगठनों को छिंदवाड़ा की मातृभूमि को, हमारी संसद जैसा मैंने कहा, जी उसे राजधानी समझिए और सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हों। उस राजधानी में समाज का कैसे भला करना है वहाँ पर आप निर्णय लो। जी सब एक हो, अपने आप रास्ता निकलेगा। आपका सांसद भी होगा, आपका विधायक भी होगा, आपका मंत्री भी होगा, आपका राजपाट पूरी हिस्सेदारी होगी। बिल्कुल सर आज एजुकेशन को पूरा प्राइवेटलाइजेशन हो रहा है, जी, हो चुका है, हो चुका है। मेरी समाज के लोगों से विनती है कि अब हमको हमारे खुद की स्कूलें खोलना पड़ेगा, कॉलेज खोलना पड़ेगा। आज हम नौकरी के लिए भटकते हैं, जी हमारे समाज के खुद के स्कूल खुल गए, जी तो हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। सही बात। मास्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, डीन भी बनेगा, जी बाबू भी बनेगा, चपरासी भी बनेगा। एक ही क्षेत्र में हम पूरा ध्यान दे दें, एजुकेशन। सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन ज़रूरी है। जी एजुकेशन में हमारे लोगों की इतनी बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। छिंदवाड़ा में, सिवनी में, नागपुर में, जबलपुर में, मंडला में, बैतूल में, नरसिंहपुर में, जहाँ भाई शुरुआत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल नर्सरी से लेकर कॉलेज तक जितने बड़े बड़े हैं, और आज हमारे यहाँ सब बच्चे इतने ज़्यादा हैं, सब पढ़े लिखे, वो सब रोजगार में खप जाएंगे और एजुकेशन भी देंगे। तो सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। यहाँ पर हमारे बच्चों की बेरोजगारी भी खत्म होगी और ज्ञान भी मिलेगा। जब ज्ञान मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज का विकास होगा। जी मेरी विनती है छिंदवाड़ा को राजधानी बनाया जाए और और उसको संसद बनाया जाए। कभी और उस भवन का विकास जी, करना जी, है तो जी, कर लेना, और नया बनाना है तो ये बना एक लेना। आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है, और छिंदवाड़ा समिति इस पे यदि काम करे और सफल हो पाए तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। बिल्कुल होगा। छिंदवाड़ा जब उसका कदम उठा लेगा सर तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वहाँ वीरों की भूमि है। बिल्कुल क्योंकि पहला विधायक वहीं से आया, दूसरा विधायक भी वहीं से आया। थान सिंह दादाजी को चरणों को प्रणाम, नौखेलाल दादाजी, तीसरे विधायक भी वहीं से आए, और भी क्या आ सकते हैं वो शायद आप तीसरा विधायक क्या नाम था उनका? हरिनारायण डेहरिया जी, उनको भी नमन करता हूँ। अन्य क्षेत्र से भी हो सकते तो शायद। सर अभी तो तीन ही की गिनाए अपन ने, ऐसे हजारों विधायक होंगे, आप सांसद होंगे, मंत्री होंगे और सरकार में हिस्सेदारी होगी। तो सभी को नमस्कार करता हूँ, जय भीम करता हूँ। और छोटे से संवाद में मेरे से कोई गलती होगी तो क्षमा करना, और कभी तो किसी को कोई पूछना हो तो पूछना। जय भीम, नमस्कार। आप हमारे अमृत